हेलो दोस्तों, तो लास्ट वीडियो में हम लोग 278 तक क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और अभी हम लोग करेंगे 278 से। तो इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को जाना जाता है। और समुद्रगुप्त के बारे में व्याख्या देख लेते हैं। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था, जो गुप्त वंश का एक महान योद्धा था तथा कुशल सेनापति था। और समुद्रगुप्त की विजयों के कारण इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक जो कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन कहा था। और उपाधियाँ कौन कौन से मिले हैं इनको? तो उपाधियाँ इनको मिले पराक्रमांक, अप्रतिरथ, उसको सर्वराजोच्छेता, लिच्छवी देवहित्र आदि समुद्रगुप्त की उपाधियाँ मिली हुई है। प्राचीन भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या पुत्री का नाम बताए? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभावती गुप्त हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि 375 से 415 ईस्वी तक इनका राज्य चला था। तो गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक थे और इसने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों तरह से साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया। और अपनी वैवाहिक नीति को इसने दो पड़ोसी राज्य जो कि नागाओं और वाकाटक के खिलाफ निर्देशित किया। और इन दो शक्तियों को जीतना जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए बहुत आवश्यक था, ताकि शक क्षत्रपों को वश में किया जा सके। और सबसे पहले चंद्रगुप्त ने नाग जो कि राजकुमारी कुबेर नागा से शादी की और इनको मित्र बनाया। तथा चंद्रगुप्त अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह महाराष्ट्र के वाकाटक शासक जो कि रुद्रसेन द्वितीय से किया। और इस तरह से महाराष्ट्र और मध्य भारत में अपनी शक्ति को मजबूत किया। क्वेश्चन नंबर 280, प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि गुप्त वंश ने लिखी। और गुप्त वंश के अंतर्गत शासकों ने प्रशस्ति में अपनी उपलब्धियां लिखवाई थी। और प्रशस्ति अपने शासकों की प्रशंसा में कवियों द्वारा रचित शिलालेखों की एक भारतीय शैली है। और प्रशस्ति का सबसे पहला प्रसिद्ध उदाहरण है खारवेल का हाथी गुम्फा शिलालेख, और ये जो प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व में ही लिखा हुआ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 281, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक ये अच्छा वीणा वादक भी था? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, जो कि ये मतलब लास्ट ईयर में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त। और इसका एक मिनट, यही है ना? हाँ, यही है। तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी जो कि समुद्रगुप्त हुआ। और समुद्रगुप्त को गुप्त वंश का महानतम शासक एवं एक अच्छा वीणावादक के रूप में भी जाना जाता है। और इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। और इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत के नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था और इसे संगीत प्रेमी भी कहा गया है। और ऐसा अनुमान इसके सिक्कों पर उसे वीणावादक करते हुए दिखाया जाने लगा है। क्वेश्चन नंबर 282, किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, जो कि गुप्त साम्राज्य और 4वीं शताब्दी को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। और इसे भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार जो कि धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि तथा शासन व्यवस्था की स्थापना काल के रूप में जाना जाता है। मूर्ति काल के क्षेत्र में देखें तो गुप्त काल में भरहुत, अमरावती, सांची तथा मथुरा इस काल की प्रसिद्ध मूर्तियां के निर्माण का काल था। और चित्रकारी जो कि चित्रकारी के क्षेत्र में अजंता, एलोरा तथा बाघ की गुफाएं में की गई चित्रकारी है। और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के आर्यभट्ट जहाँ पर पृथ्वी का त्रिज्या की गणना की और सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया, वही दूसरा और वराहमिहिर ने चंद्र कैलेंडर की शुरुआत की थी।
किस काल को भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग कहा गया है? तो इसका अभी हम लोग पढ़े व्याख्या, जो कि गुप्त काल को कहा गया है, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा गया है। क्वेश्चन में 284, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता का केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है और इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक, जो कि कुमारगुप्त प्रथम ने जिनका शासन यहाँ 415 से 455 ईसा पूर्व तक था, और कुमारगुप्त प्रथम ने बिहार राज्य के नालंदा जिले में करवाया था। और महायान बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय में हीनयान बौद्ध के साथ अन्य धर्मों की शिक्षा दी जाती है। और हेनस्वांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति, जो कि शीलभद्र थे, और 1193 ईस्वी में तुर्क सेनापति, जो कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 285, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट वंश का राजाओं ने देश पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया। तो कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि कन्नौज। हर्ष के पश्चात कन्नौज विभिन्न शक्तियों का केंद्र बन गया और 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 बड़ी शक्तियों का, जो कि पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष आरंभ हो गया था। और यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला था। और त्रिपक्षीय संघर्ष के फलस्वरूप कन्नौज पर अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार, जो कि शासकों का अधिकार हो गया था। तो गुर्जर प्रतिहार शासकों का अधिकार हो गया था। क्वेश्चन नंबर 286, 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने डैश में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो इसका कहाँ? मगध में हो जाएगा। 4वीं शताब्दी में उत्तर भारत के मगध में एक नए वंश जो कि नए वंश का उदय हुआ, जो कि इस वंश का नाम गुप्त वंश था। इस वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। और मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई मगध की राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने के श्रेय गुप्त वंश को है। क्वेश्चन नंबर 287, निम्न में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? निम्न में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि पाटलिपुत्र हो जाएगा। कुषाणों के पतन के बाद उत्तर भारत में अनेक राजाओं का उदय हुआ, जिनमें से मगध में गुप्त राजवंश भी एक था और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। इसके बाद घटोत्कच का शासन हुआ। उसके बाद गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, और गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र, जिसको आधुनिक पटना भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 288, हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास देश प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजपूत। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास राजपूत प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता है। तो कौन सा? तो राजपूत। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उसका संपूर्ण साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बट गया, जिसमें अधिकांश राज्य के शासक राजपूत जाति के थे। और 7वीं से 12वीं शताब्दी, जिसको 7वीं से 12वीं सदी, जो कि भारतीय इतिहास में राजपूत युग के नाम से जानी जाती थी। और हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूतों, जो कि गुर्जर, प्रतिहार, पाल तथा राष्ट्रकूट में त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ, जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश विजय हुए और कन्नौज पर उनका आधिपत्य हुआ। क्वेश्चन में 289, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का डैश ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि 390 ईस्वी में हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का 390 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार गुजरात तक विस्तार कर लिया था। 390 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था।
चीनी यात्री जो कि इत्सिंग डैश में 3 वर्ष ठहर कर संस्कृत सीखा था। तो कहाँ? तो ये ताम्रलिप्ति में 3 वर्ष रहकर यहाँ पे संस्कृत सीखा था। जो कि इत्सिंग जो कि चीनी बौद्ध यात्री था, इत्सिंग जो कि चीनी बौद्ध यात्री था, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। यह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया था और सुमात्रा तथा लंका होते हुए वह ताम्रलिप्त पहुंचा, जहां 3 वर्षों तक रहकर संस्कृत का अध्ययन किया। तो हम लोग यहाँ तक जो भी गुप्त और पोस्ट गुप्त शासन जो है, तो वहाँ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जो कि यहाँ 10 ही क्वेश्चन बचा हुआ था, इससे पहले पार्ट भी हो चुका है। तो आप लोग जो भी लोग नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहाँ विजिट करके देख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि साउथ इंडियन डायनेस्टीज, जिसको चोला, चालुक्य और पल्लव, संगम और राष्ट्रकूटता पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।